तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपका सीटेट एग्जाम अब 2026 में देखने को मिलेगा उसे काफ़ी सीरियसली लें। तो हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, जो कि हमेशा चर्चा में रहने वाला प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। अगर यहाँ पर भर्ती की बात की जाए तो सारे ही विभागों में भर्ती बड़ी छुटपुट आ रही है, गिनी चुनी आ रही है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं। और मैं सरकार से भी कहूंगा कि ये लाखों बच्चे, एक दो बच्चे नहीं है, लाखों बच्चे बैठे हैं, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, टेट सीटेट पास भी हुए बैठे हैं, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं मिल पा रही है। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, थिंक टैंक हैं, जहाँ पर आप सरकार की नीति निर्माण में या सरकार की नीतियों को और बेहतर बनने में आप वहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं। आप यहाँ पे एकेडमिक करियर भी चूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने वाले बच्चे के लिए नेट क्वालिफाई करें, और नेट क्वालिफाई करने के बाद उसके लिए 10 और रास्ते खुले हुए हैं। बाकी रही बात जो एग्जामिनेशन की, तो यूजीसी का नेट का जो एग्जाम है वो एज यूजुअल कंडक्ट होगा। यहाँ पर एक बात ये भी उठ के आएगी कि सिलेबस तो चेंज नहीं हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ मसरूर अख्तर, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ और आपके सामने लेके आए हैं। अगर हम बात करें पिछले 2 साल की, 2024 से 25 और 25 का ये पूरा साल गुजरा हुआ, दिसंबर में हम चल रहे हैं, छात्रों के पर्सपेक्टिव से ये 2 साल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। छात्र आपको यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरे में दिखे होंगे, चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हों या फिर हायर एजुकेशन की। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ लेके जाना चाहता हूँ आपको। और आज की इस खास बैठक में मेरे साथ इस वक्त निधि अरोरा मैम है, साथ में प्रशांत दुबे सर हैं और हमारे अपने अजीज़ पुनीत मिश्रा सर हैं। हमारे इस पैनल में आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों के कुछ ऐसे अनकहे अनछुए सवाल पर, जिसको आप यक्ष प्रश्न भी कह सकते हैं, कि जिसका जवाब बच्चों को आज तक नहीं मिला, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, या फिर वो सीटीईटी के एग्जाम से रिलेटेड हो। बात हम शुरू करते हैं निधि अरोरा मैम से। मैम, एक सवाल जिस पर हम लोग हमेशा तैयार भी रहते हैं डिबेट करने के लिए भी, और एक ज्वलंत आप कह सकती हैं या फिर लाइव क्वेश्चन कह सकते हैं। 2024 से 25 का जो साल है, अगर आप पूरा 25 जनवरी से दिसंबर पूरा काउंट कर लीजिए 12 महीने, तो सीटीईटी का कोई यहाँ पर सुराग नहीं मिलता है। सीटीईटी एग्ज़ाम जो कि आप यूँ कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन के लिए केंद्रीय लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, लेकिन पूरी 2025 में इंतज़ार हमारा ख़त्म हो जाता है। 2025 का दिसंबर आ जाता है, अब जाके कहीं पे नोटिफिकेशन हमारा सीटीईटी का देखने को मिलता है। आप अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से सोचती हैं, तो आपकी यहाँ पर क्या राय हो सकती है? मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। सर, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और ये जायज़ भी है। हर स्टूडेंट के जहन में आई एम श्योर ये सवाल चल रहा होगा। इनफैक्ट जो आने वाली अभी भर्तियाँ हमारी चल रही है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीटेट पास होने की वजह से मौका नहीं भी मिला है। लेकिन अब इस सवाल में ही स्टूडेंट्स के लिए जवाब भी छुपा हुआ है। हमने साल 2024 में लगभग 3 बार सीटेट एग्ज़ाम देखा था और साल 2025 में हमने सीटेट एग्ज़ाम नहीं देखा है। लेकिन अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जा रहा है, रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है, इसीलिए अब जो आने वाले बदलाव होंगे वो हमें 2026 में दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम अब 2026 में देखने को मिलेगा उसे काफ़ी सीरियसली लें, क्योंकि इसके बाद अब आपका जो पैटर्न है वो 4 स्तर पर हो जाएगा इसके बाद। तो इसीलिए ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आपके सवाल में ही जो आपने बोला है कि सीटेट एग्ज़ाम 2025 में नहीं हुआ, और ये बहुत ही दुखद है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड अपीयरिंग रहे थे, जो बीएड पास आउट थे, उन्हें मौका नहीं मिला है। तो अब आपके पास जो मौका है आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। हमें पता है कि सरकार की तरफ से जो भी चीज़ों में ढिलाई हुई है हमें उस चीज़ की भरपाई करनी है, पर हमेशा एक बात यहाँ पर सामने आ जाती है, दैट बेगर्स के नॉट बी चूजर्स। हमारा हक अभी यहाँ पर मांगने का है। हमारा हक गिवर होने का तब बनेगा जब हम एक पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। तो सीटेट आपको सशक्त करेगा, आपको इक्विटी प्रोवाइड करेगा, और ऐसी बॉडी है जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप अपने आने वाले भविष्य के जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए एलिजिबल हो पाओगे। साल 2024 में सीटेट एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन देखने को मिली हमें बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ जिसकी तैयारी स्टूडेंट सालों साल से कर रहे थे। रेलवेज़ की भर्ती, सभी केंद्र स्तर पर EMRS, KVS,
MVS और DSSS दिल्ली की भर्ती, साथ ही साथ में राज्य स्तर पर हमें उत्तर प्रदेश की भी भर्ती देखने को मिली। तो अब एक आगाज़ हो चुका है, भले ही देर ही सही लेकिन दुरुस्त आगाज़ हो चुका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी को आगाज़ भी दे सकते हैं और साथ में अंजाम भी। तो सभी स्टूडेंट्स को यही बोलेंगे कि तैयारी शुरू करें और अब वक्त ज़ाया ना करें। थैंक यू सो मच मैम, एक संतोषजनक जवाब देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने बेस्ट होने तक हम आपको उसका जवाब दे पाएँ। मैं आता हूँ प्रशांक सर की तरफ। प्रशांक सर, मैम से मैंने अभी CTET के बारे में जाना, आपसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा। थोड़ा सा अगर हम लोअर लेवल पे आते हैं, थोड़ा सा बाइफरकेट करके अगर स्टेट लेवल पे हम आते हैं, तो हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, जो कि हमेशा चर्चा में रहने वाला प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। अगर यहाँ पर भर्ती की बात की जाए तो सारे ही विभागों में भर्ती बड़ी छुटपुट आ रही है, गिनी चुनी आ रही है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं। वो कागजी दावे अपनी तरफ, लेकिन अगर मैं हकीकत में आता हूँ, 2021 का सन 2021 आपको याद भी होगा, जब शायद हमने आखिरी बार यूपी टेट का फॉर्म देखा था और यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखा था, आंखें तरस गई हैं। 4 साल हो गए हैं और इसी बीच में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष थे, उनका भी इस्तीफा हो गया, वो भी निकल के चले गए। बागडोर किसके हाथ में आई, आगे क्या होना है, इसके बारे में बहुत सारे संदेह बने हुए हैं। आप थोड़ा सा मुझे इस पर क्लैरिटी दें और स्टूडेंट्स को भी अपनी बात से संतुष्ट कर दें, ये बता के कि क्या भविष्य रहने वाला है। यूपी टेट का हमें फॉर्म कब देखने को मिलेगा, जो कि जनवरी में कराने की बात करी गई थी कि हम जनवरी में यूपी टेट का एग्जाम करा लेंगे, मगर वो भी अभी होल्ड पे है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। हालांकि CTET की परीक्षा काफ़ी चरम पे है। तो आप इसमें मुझे थोड़ा एक संतोषजनक जवाब दे दें, सो दैट बच्चों को जो यूपी टेट से रिलेटेड क्लैरिटी है वो मिल जाए। साथ ही आप एक बात और मुझे बताइएगा कि यूपी टेट परीक्षा के होने से किन छात्रों को फायदा होगा। क्या जो छात्र ये 4 साल सफ़र कर रहे हैं 2021 से 2025, उनका भी बहुत सारे अपने कमिटमेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर हम फ्यूचर देख सकते हैं या फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं? तो सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा आयोग है और वहाँ की जो प्रक्रिया देखने को मिल रही है, लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अभी यूपी LT ग्रेड हुआ है, समय 7 साल बाद भर्ती दी है, उसके बाद पुनः एकदम पेपर भी करवा लिया, पेपर चल भी रहा है। लेकिन बात ये हो रही थी यूपी टेट। मैं मानता हूँ कि 2021 में पेपर हुआ, पेपर करवाया, लीक हो गया, फिर दोबारा फिर पेपर करवाया, उसके बाद रिजल्ट दिया। उसके बाद अगर देखा जाए, अभी 2024 में प्रक्रिया थी कि होने के लिए है कि आ रहा है नोटिफिकेशन, बच्चे इंतजार करते रहे, हम भी पढ़ाते हैं तो कमेंट करते हैं कि सर कब तक होगा, आखिर कब तक पढ़े। उसके बाद 2025 से स्टार्टिंग हो गई है कि दिया गया कि भैया कि हम पेपर आपका जो है यूपी टेट 29 और 30 जनवरी को हम करवा लेंगे। ये नहीं कहा कि नोटिफिकेशन कब तक देंगे, लेकिन वो अध्यक्ष जो थी कीर्ति पांडे जी के द्वारा, तो सारी प्रक्रिया जो भी रही मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब एक मौका मिल गया है कि अब इस्तीफा दे दिया है, अब कौन कार्यभार देगा, कैसे क्या होगा, तो वो धीरे धीरे चलता रहा। तो वर्तमान समय में अभी प्रशांत जी हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी अभी मंगलवार को बैठक हुई है। अब ये जो 29 और 30 जनवरी के लिए कहा गया था, बच्चे इंतजार कर रहे थे, तैयारी भी करना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन समझ में आया कि वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज़ जो बोली जाती है मुझे लग रहा है नहीं हो पा रही है। जो भी भर्ती देखी होगी आपने, TGT PGT, मुझे लग रहा है कि बच्चे इतने निराश हो चुके, हताश हो चुके, कॉपी बंद कर दी कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर आए दिन यानी डेट दे दी जाती है, फिर एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग को भी इस पर देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि ये लाखों बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं है, लाखों बच्चे बैठे हैं, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, टेट CTET पास भी हुए बैठे हैं, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं मिल पा रही है। और आने वाला समय जो है 2026 के लिए है, अब दिसंबर तो जा ही रही है, मुझे लग रहा है कि यूपी टेट जो जनवरी में होने के लिए था, तो जनवरी प्रोसेस ये थी, जनवरी में पेपर करवा लेंगे, तो अप्रैल या मई तक हम आपके सुपर टेट जो आने वाली भर्ती है वो हम करवा लेंगे। अब यूपी टेट लंबा जाएगा तो भर्ती कब जाएगी? ये 27 में इलेक्शन है। और मैं जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि आप ये मत सोचो कि जब आएगा नोटिफिकेशन तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। यूपी LT ग्रेड जैसे 12,36,000 12 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर तुम देखोगे पहले ही दिन, जिस दिन 6 तारीख को पेपर हुआ था, उसी दिन लाखों बच्चों ने पेपर, लाखों तो नहीं कह सकते हैं, 50% कम से उससे कम बच्चों ने छोड़ दिया था पेपर। तो आपसे भी मैं कहूँगा तैयारी करते रहो। बाद बाकी जो सर आपने बोला कि एग्ज़ाम कब तक होगा यूपी टेट का, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक है मेरा अनुमान है कि जनवरी लास्ट या फरवरी में ये नोटिफिकेशन यूपी टेट का दे ही देंगे, पूरी प्रोसेस करेंगे।
और उसके बाद जो है ये पेपर मुझे लग रहा है कि मई तक, क्योंकि उन्होंने बोला भी है, अभी बैठक हुई थी मंगलवार को, और जो नए शिक्षा सेवा चयन अध्यक्ष जी हैं उनके साथ बैठक हुई, बाकायदा उन्होंने बोला है कि इसको हम मई तक लेकर जाएंगे। अब मुझे लग रहा है जब मई तक लेकर जाएंगे तो उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद रिजल्ट देंगे, तो ये जो भर्ती आगे है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ सकती है, यानी कि सकते हैं जुलाई तक आपकी जा सकती है। तो मित्र जितने भी मेरे युवा साथी हैं, तैयारी करना प्रारंभ कर दो। और जो कह रहे थे सर यूपी टेट करने से क्या होगा, तो आपको पता है कि यूपी टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अगर इससे आपने पास नहीं किया तो जो आपने सपने सजाए बैठे हो, लंबी लंबी जो तुमने सोच रखा है कि हम ये करेंगे, माँ बाप के लिए ये करेंगे, तो उस पर पानी फेर देना। मैं सामने बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, क्यों, यही सच है। आने वाला समय जो है, तुम्हारा फ्यूचर जो है ये 2026 ही है। उसके बाद तुम भी जानते हो जो वैकेंसी होने के लिए तो वो 2025 देखने को मिल गई। यूपी अल्टीग्रेड, यूपी जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल गई है। अब जो बकाया भी है, एक बिहार और एक हमारा उत्तर प्रदेश, तो मेरे भाई जी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, मेहनत कर लो सफलता प्राप्त करने के सर आपकी बात खत्म कर दे, एक सेंटेंस में बात चाहूंगा जी। थोड़ा सा यहाँ पे लगता भी आपने अभी एक कंटेक्स्ट दिया कि 2027 में चुनाव है, बिल्कुल। तो एक सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने अभी बात बताई है कि जनवरी के लास्ट में, फरवरी के पहले हफ्ते में हमें नोटिफिकेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार का कोई चुनावी स्टंट, ये चुनावी स्टंट तो नहीं है कि सिर्फ फॉर्म निकलेगा? जी, आपको कहीं ऐसा तो नहीं कोई झूठा दावा लगता हो इसमें? देखो, इसमें झूठा दावा तो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम इनके पास ये समस्या थी कि हमारे पास आयोग के अध्यक्ष नहीं है, कीर्ति पांडे जी थी। मुझे नहीं लग रहा है उन्होंने कुछ अच्छा सा बच्चों के हित के लिए कर पाया हो। मुझे नहीं पता कि क्या पीछे का रीजन रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप अध्यक्ष थी, चुनी गई थी, तो बच्चों के हित के लिए कार्य करना चाहिए था। और मुझे ये भी नहीं पता है कि आपने इस्तीफा दिया है, लेकिन कुछ नहीं, अगर ये टीजीटी पीजीटी के पेपर करवा लेते तो कितना अच्छा रहता। नहीं हो पाया है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये मैं 100% आपसे कह रहा हूँ, 2027 इलेक्शन है, 2025 में आपकी खत्म है, 2026 तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है सर। और ये यूपी टेट भी करवा लेंगे और सुपर टेट, लेकिन समय कम देंगे। ठीक है, वो ये डिसाइड करेंगे तैयारी आपको कैसे करनी, ये ध्यान रखो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक संतोषजनक जवाब देने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ म्यूचुअल ओपिनियन है, हमारे जैसा ओपिनियन है, या अगर आप कुछ अलग ओपिनियन रखते हो हमारी बात पे, कोई नाइत्तेफाकी है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जैसे कि मसरूर सर, अभी तक आपने सरकारी शिक्षक भर्ती की बात करी, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हमें सीटेट, यूपी टेट वगैरह वगैरह एग्जाम्स देने होते हैं। अब मैं यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात करना चाहती हूँ। यूजीसी जैसे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिनके नोटिफिकेशन सेंट्रल और स्टेट लेवल के मैच नहीं करते हैं। उनमें से एक ऐसा ही एग्ज़ाम है एचपीएससी का। एचपीएससी एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की तरफ से जो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आ रहे हैं वो दो तरीके से हैं। पहला उनका मुद्दा ये है सर कि जो यूजीसी नेट में क्वालिफिकेशन देखी जाती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, तो रिजर्व्ड कैटेगरी भी सेंट्रल लेवल पे हुई, लेकिन एचपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर स्टूडेंट्स अदर स्टेट वाले भी जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, पर ऐसा यूजीसी में तो नहीं है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है सर कि यूजीसी अपीयरिंग वालों को, मास्टर्स अपीयरिंग वालों को मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जबकि यूजीसी में दिया जाता है। तो यूजीसी में ये भी बोला जाता है कि 2 साल तक की वैलिडिटी आप मास्टर्स अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप आगे के लिए एलिजिबल हो। पर एचपीएससी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मेरा बस एक ही सवाल है कि कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं और कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो पुनीत सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपका क्या कहना है इन दोनों मुद्दे पर? पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इसमें रिटन क्वालिफाई भी किया था, और उन्होंने ये मतलब इस तरीके के वो दौर से गुजरे भी हैं जो काफ़ी कठिन था उनके लिए। रही बात कि क्या पहले भी कभी ऐसा देखने को मिला है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम अब तक होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला था। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम में लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन जब आया तब ऐसा कोई भी नोटिस नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक अलग से नोटिस जारी करके ये कहा कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल में तो यहाँ कंसीडर किए जाएंगे, जो कि ठीक था क्योंकि जनरल जो गाइडलाइन है वो यही फॉलो होती हैं। बट उन्होंने ये कहा कि आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए जनरल लेवल पे, मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स लाके आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये एक तरीके का जैसे हम कहते हैं तुगलकी फरमान है, वैसा ही था। और इस तरीके की जो ये गाइडलाइंस होती हैं या इस तरीके के जो प्रोविजंस कभी ऐसे जोड़ दिए जाते हैं, ये टिकते नहीं हैं। और अंततः जो फैसला होता है कोर्ट के द्वारा वो स्टूडेंट के फेवर में ही होता है, क्योंकि आप बैक डेट में जाके आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं।
अगर यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती हैं कि आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं और आप 2 साल के अंदर आपको मास्टर कंप्लीट करना है, आपका नेट वैलिड होगा, तो स्टेट को वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूजीसी रेगुलेट करती है स्टेट के लेवल पर हायर एजुकेशन को, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर वहाँ पे यूजीसी ने आपको रिजर्वेशन कैटेगरी दी हुई है, तो आप अलग से कोई भी स्टेट उसमें इस तरीके की क्राइटेरिया या इस तरीके की कंडीशंस नहीं लगा सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो वो मुद्दा फिर कोर्ट जाता है और इसमें लास्ट में बच्चों की ही जीत होती है, तो बच्चों को इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि हरियाणा वाला एक बढ़िया एग्जाम्पल भी सेट हुआ है। ये मुद्दा कोर्ट गया भी था और बाद में स्टूडेंट के ही फेवर में सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी थी हरियाणा गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है ये एक तरीके का एग्जाम्पल ही है। आने वाले टाइम में शायद ही कोई सरकार दोबारा ऐसा करने की कोशिश करेगी, तो बच्चों का ही इसमें जो है वो फ़ायदा है। तो पुनीत सर, यहाँ पर लेकिन मैं आपकी बात काट कर एक बात पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगी। जब हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो सेंट्रल के और स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सीबीएसई ही होलसम रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टेट लेवल के रूल्स को भी कंडक्ट करे। अगर सीटेट में कोई स्टूडेंट 90 नंबर पे क्वालिफाइड है और वो जनरल है तो वो पास है, पर 82 नंबर पे वो रूल तब तक लागू होगा जब वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहा होगा। अगर वो बिहार में चला जाएगा तो उसके रूल्स अलग होंगे। अगर कोई स्टूडेंट DSSB दिल्ली जैसी भर्ती के लिए अप्लाई करता है, वहाँ पर वो ओबीसी है अदर स्टेट्स का, तो वो जनरल में ही काउंट होगा। तो ऐसी डिस्पैरिटी यूजीसी नेट या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में हायर एजुकेशन के लिए ही क्यों, और आपको क्यों लगता है कि छात्रों की जीत होगी? तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि टीचिंग में ऐसा नहीं होता है और यूजीसी में जैसा कि देखने को मिला, यूजीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, तो बात आपकी सही है। सरकार ही गाइडलाइन बनाती है, सरकार ही भर्ती करती है, तो सरकार ही क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती है। बट मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जब नोटिफिकेशन इशू करो उसी टाइम पे आप उसमें साफ साफ लिख दो कि क्या क्राइटेरिया है, क्या गाइडलाइन है। आप नोटिफिकेशन इशू करने के बाद ऐसा अगर कर रहे हो तो फिर स्टूडेंट्स की ही जीत होगी, जैसा कि हरियाणा वाले में हुआ है। आपने जिस मुद्दे को उठाया है टीचिंग में, वहां पर सरकार पहले से ही बता देती है कि हाँ, बिहार के लेवल पे ये क्राइटेरिया है एंड सेंट्रल लेवल पे ये क्राइटेरिया है। तो स्टूडेंट को पहले से क्लियर रहता है कि मुझे अगर बिहार में अप्लाई करना है तो कितना मार्क्स चाहिए, सेंट्रल लेवल पे अप्लाई करना है तो कितना मार्क्स चाहिए। यहाँ पर बच्चे को नहीं पता है। जब उसने नेट क्वालिफाई किया तो उसने अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई किया, उसे नहीं पता था कि किसी ऐसे स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आएगा जो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा सिर्फ इस बेसिस पे कि आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है या आपने एक रिजर्व कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है। तो ऐसे जब मुद्दे होते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट की ही जीत होती है। वहाँ पर फिर जो भी सरकार ऐसा नोटिफिकेशन इशू करती है वो केस हारती ही है। थैंक यू सो मच पुनीत सर, आपने इतने इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन पर लाइट शेड करके स्टूडेंट्स को एक चीज़ तो क्लैरिटी दे दी है कि जो हमारे स्कूल एजुकेशन के एग्ज़ाम्स हैं और जो हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम्स हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो आपको उनकी तैयारी भी सटीक और स्पेसिफिक रणनीति के साथ ही करनी चाहिए। अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, जो मैं पूछना चाहूँगी मसरूर सर से। मसरूर सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हाल ही में एक केस आया कि यूजीसी को हैकी रिप्लेस कर रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यूजीसी नहीं, इसके साथ साथ और भी हमारी बॉडीज़ हैं, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़, जैसे कि AICT, NCT। तो इसमें स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्या ये पूरे तरीके से रिप्लेस कर पाएंगे और इसमें क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स का, ये आप मुझे थोड़ा सा बता दें। मैम, आपने जो नाम लिया यूजीसी का, AICT का, NCT का, इनको हम शीर्ष या फिर एपेक्स बॉडीज़ कहते हैं, जो फिर एक्सक्लूसिवली किसी एक स्ट्रीम को मॉनिटर करती है। पहली बात तो ये है कि इसके आने से कोई बदलाव एग्जामिनेशन पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यूजीसी को सिर्फ रिप्लेस किया गया है ये कहते हुए, और ये 2018 से चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूजीसी पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। और 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो इसमें थोड़ी सी एक्सेलरेट हो गया ये मामला, और इसको फिर चेंज करने की बात कही गई कि हम यूजीसी को रिप्लेस करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लेके आएंगे। अब उसके बाद भी इसमें छोटा सा सेग्रीगेशन है, इसको 4 वर्टिकल में डिवाइड कर दिया गया है। पहला वर्टिकल होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि सिंगल बॉडी रेगुलेटर है, वो सारे ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। उसी के साथ जैसे हम यूजीसी में NAAC NAC को देखते थे, इसमें भी NAC है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि एक्रेडिटेशन करेगा संस्थाओं का। उसके बाद यूजीसी का जो मेन काम था फंडिंग का और फाइनेंसिंग का, उसका काम इन्होंने HECI ने, जो तीसरा वर्टिकल है इनका हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, उसको दिया है। और चौथा वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि सिलेबस को, करिकुलम को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो मेनली ये काम हो रहा है। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि HECI मेडिकल
और लीगल एग्जामिनेशन को एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कंसीडर नहीं करेगा, यानी ये दोनों इसके अम्ब्रेला के अंतर्गत नहीं आएंगे। बाकी रही बात जो एग्जामिनेशन की, तो यूजीसी का नेट का जो एग्ज़ाम है वो एज़ यूजुअल कंडक्ट होगा। यहाँ पर एक बात ये भी उठ के आएगी कि सिलेबस तो चेंज नहीं हो सकता है, और ये शायद सिलेबस चेंज करना, ये काफ़ी जो वर्ड है चेंज वाला, ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाला है, क्योंकि चेंज कभी सिलेबस नहीं होता है। और इतना बड़ा एग्ज़ाम जो कि साल में 2 बार हो रहा है, जहाँ पे 14-15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें 9-9.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, तो उसमें कुछ चेंज हम कर सकते हैं, सिलेबस में अपडेट हो सकता हो, अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिल जाए, मगर ऐसी अभी कोई जानकारी हमारे तक नहीं आई है। तो सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के सक्षम नहीं है? मैं इस बात को इससे रिलेट कर रही हूँ कि ईएमआरएस जैसे एग्ज़ाम्स में एक बार एक प्रॉब्लम आई थी कि जब उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया तो लॉजिस्टिकली बहुत सारी खामियां देखने को मिली, क्योंकि वो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था। दूसरी बार अब ये दिक्कत नहीं आई है। ऐसे ही अगर हम एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर एडिक्विटी, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, वहाँ पर लॉजिस्टिकली स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी फेस करने को देखी गई। स्टूडेंट्स ने सफ़र किया इवेंचुअली। तो क्या आप भी ये कहना चाह रहे हो कि ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि यूजीसी सक्षम नहीं है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यूजीसी से पहले सीबीएसई इसको कंडक्ट कराती थी और बहुत अच्छी तरीके से इसका कंडक्ट हुआ है एग्जामिनेशन अभी तक, जब 3 पेपर होते थे यूजीसी में, और उसके बाद यूजीसी ने भी अपने बेस्ट कराया ही अभी तक। और हम किसी भी स्कीम को या किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये नहीं सोच सकते कि वो इनकैपेबल रही हो, शायद इस वजह से ऐसा किया हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है उसी के साथ साथ एनईपी आया, और एनईपी में मैं हर बार ये कहता हूँ कि हर सेगमेंट में, हर वर्टिकल में एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिला है। उसी के तहत हमें एचईसीआई भी देखने को मिलता है, और जब भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। तो अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। मैम अपनी बात, लेकिन मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा अपनी बात, तो ख़त्म मैं एक जवाब से नहीं करूँगा, एक सवाल से करूँगा। सवाल ये है कि अभी जैसे मैंने प्रशांत सर से बात करी इस मुद्दे पे कि एग्ज़ाम 2021 में हुआ, फिर अभी हुआ। अगर एग्ज़ाम से हट के हम देखते हैं, एग्ज़ाम के बाद वैकेंसी काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम देता है तो वैकेंसीज़ के लिए ही देता है कि नौकरी हमें मिल जाएगी। वैकेंसीज़ एक बार ऐसा था कि फ़कीर के कटोरे में कुछ भी नहीं था, और अचानक से होता क्या है कि यूपीएलटी की भी भर्ती आती है, केवीएस एनवीएस की भी आती है, ईएमआरएस की भी आती है। बच्चा कंफ्यूज है कि इतने पैसे हम कहाँ से लेके आएँ, ईएमआरएस का फॉर्म भरें। लेकिन दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि दूसरा भी भर देते हैं, तीसरा फॉर्म भी भर देते हैं। बाई चांस अगर हम एक में क्वालिफाई ना कर पाए तो हमारा दूसरा हो जाएगा, इतना हमें अपने पोटेंशियल पर भरोसा है। मगर आप इसको किस टेंजेंट से देखती हैं? क्या ये सही है सरकार का ये कदम कि एक साथ सारी वैकेंसी दे देना, उड़ेल देना, बच्चा कंफ्यूज हो जाए क्या पढ़े क्या छोड़ें, और या फिर ये बच्चे के हक में सही होगा? आपका इस पे क्या स्टैंड है? सर, ये जो आपने सवाल किया है ना, इस सिचुएशन को हम प्लेंटी ऑफ नन वाली सिचुएशन कहते हैं कि कहने को बहुत कुछ है और कहने को कुछ नहीं भी है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये दिमाग लगाते हैं कि सरकार का इसमें फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है। यहाँ पर हमें एक बात पता चल रही है कि अब से पिछले 2 साल पहले हमारे पास कोई भर्ती नहीं थी। 2022 में हमें लास्ट भर्ती देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भर्ती नहीं आई टीचिंग वैकेंसीज़ में, और इनके कैलेंडर्स भी रेगुलराइज नहीं होते हैं। दिल्ली के अलावा बाकी सब जगह इरेगुलर कैलेंडर होता है। अब इस वजह से होता क्या है, अगर बैक टू बैक वैकेंसीज निकलती है, इसमें सरकार का तो पूरा फ़ायदा है, क्योंकि मान लो कोई एक स्टूडेंट है जो मल्टीपल जगह सिलेक्ट हो गया है, अब उसकी एक जगह तो उसका सिलेक्शन हो गया, बाकी तो सारी सीट्स उसकी खाली हो गई ना। तो सरकार का फ़ायदा ये है कि इस सीट्स को बैकलॉग में अगले फेज़ में कभी रिलीज़ करेंगे, तो वो सीट सारी वेकेंट चली गई। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि एज टीचर्स आप ये सोचिए कि जब हम आपको 2 साल पहले भी पढ़ा रहे थे उसी फ्रीक्वेंसी, उसी इंटेंसिटी और उसी इंटेंट के साथ, तो आप स्टूडेंट्स से भी यही गुजारिश करती हूँ मैं कि अभी हालात सही नहीं है, ये बात हम सब समझते हैं, लेकिन अब जो आपके हालात बदलेंगे वो बैक टू बैक भी तो बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होता है कि आज कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है क्योंकि है ही नहीं, पर अगर 2 साल की मेहनत है तो वो रजिस्टर तो होगी कहीं ना कहीं। अब बैक टू बैक वैकेंसीज हैं तो जो पोटेंशियल कैंडिडेट होता है उसके बैक टू बैक एग्जाम्स भी निकलते हैं, फिर उसके बाद एक चॉइस होती है, उसके बाद एक प्रिविलेज होता है कि मैं कौन सी भर्ती चूज़ करूँ। तो इसीलिए
हम तो आपको वैकेंसी की तरफ गाइड कर ही रहे हैं, चाहे वो 2 साल पहले हो, चाहे वो आज की डेट में हो। आप भी अपनी वैकेंसीज़ को साल 2 साल का समय दे करके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और ये ना सोचें अभी के लिए कि सरकार का फ़ायदा है, ये वोट का कलेक्शन है या कुछ भी है। आपको बस ये फोकस करना है कि हमें एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम हैं ऑलरेडी। हम बात करते हैं आपके लिए, हम आवाज़ उठाते हैं आपके लिए। आपको बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा जवाब देने के लिए, बहुत ही व्यवस्थित जवाब देने के लिए। मैं प्रशांत सर फिर से आपको परेशान करूंगा वहीं से जहां से मैंने आपको छोड़ा था, भर्तियों के मुद्दे से। 2022 का साल आपको याद होगा, जब काफ़ी भरमार आई थी वैकेंसीज़ की, जहां पे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती निकाली थी टीचर्स की, असिस्टेंट टीचर्स की, और उसको किसी की नज़र लग गई। ठीक है, हर 15 दिन 20 दिन बाद उसकी डेट आती है, बच्चे तैयार हो जाते हैं, फिर उसी जब एग्ज़ाम डेट 1 हफ्ता या 15 दिन पहले पहुंचती है डेट, तो पता क्या चलता है कि एक छोटी सी नोटिस आती है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है, अग्रिम दिनांक आपको नोटिस के तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे सफ़र नहीं कर रहे हैं, बच्चों का नुकसान हो रहा है। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो सरकार का अपना एंगल हो सकता है, लेकिन बच्चे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र बढ़ी जा रही है, और ये नेचुरल है, ये चीज़ स्वाभाविक है, रुकने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये जो फिर मैं अभी आप इस बात को कहोगे कि सर आप इसको चुनावी जुमला मत कहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनावी स्टंट है, ये चुनावी जुमला है, क्योंकि 2027 में कहीं ऐसा तो नहीं कि बहला फुसला के एक लॉलीपॉप दे दिया है कि इसको हम खींचते खींचते लेके जाएंगे और आखिरी में हम इसको देंगे, तब तक पता चला कि कुछ लोगों की एज भी निकल जाएगी। आपका अपना इस पर क्या स्टैंड है, क्या कह सकते हैं आप इस पर? सर आपने बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन किया है। मुझे लग रहा है कि यूपी का सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, मैंने 2 से 3 बार सेशन किए हैं अपने अड्डा 24/7 पर, टीचर्स पर, हमेशा करते ही रहते हैं। तो मैं खुद यार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अभी इन्होंने दिया है, जब भी मैं बोलता हूँ, लेकिन बच्चों से यही बोलना है कि वो तैयारी ना बंद कर दें, पता लगे सरकार आ गया मूड पे कि नहीं मुझे करवानी है तो समस्या होगी। तो इनसे तो नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन अंदर एक रहता है कि यार उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात आपने जो बोली है टीजीटी पीजीटी के लिए, मुझे लग रहा है दिसंबर तक दोनों पेपर होने के लिए फाइनल हो चुका था। बाकायदा एक बढ़िया सा विज्ञप्ति के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया था कि भैया तुम्हारे लिए प्रक्रिया होने वाली है। सभी बच्चा खुश, जो तैयारी फॉर्म भरा यार, तैयारी कर रहे हो, 3 साल 4 साल से इंतजार कर रहे हो, और वो दिख जाए इस तारीख को है, तो अंदर से कापी किताबें जो धूल पड़ गई तो वो पलटने लगते हैं हम लोग। तो वो पहला कार्ड ये रहा कि मुझे लग रहा है कि इस बार जो है, जो 2027 इलेक्शन है, हमारे उत्तर प्रदेश एक नियम रहा है, चाहे यूपी पुलिस हो, 60,244 अभी आपको पता होगा यूपी कांस्टेबल करवाई है, उससे पहले भी आप देखोगे एसआई है, बढ़िया भर्ती करवाते हैं। जब आपका बिल्कुल नज़दीक आ जाती है कि आपका 27 इलेक्शन है, अब व्यवस्था जाग जाओ भाई, क्योंकि हमें गिनानी है कि उत्तर प्रदेश में हमने शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश हमने इतनी भर्ती करवाई है, इतने हमने शिक्षक बनाए हैं, इतने हमने शिक्षिकाएँ बनाई हैं, इतने हमने ये करवाए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर यही आप एक कैलेंडर जारी करवा दो, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा, मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो प्रशांत जी हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने आती मीटिंग की है। और लेकिन मैं एक और बात कहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री संदीप जी से, आखिर में उनका यार सच बताऊँ सर, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को डिमोटिवेट होने, उन्हें कह सकते हैं सही रिदम पर लाने के लिए प्रयास करता हूँ। आखिर मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? आप हर बार संसद में बैठते हैं, हर बार यही होता है कि अनुपात समानुपात बराबर। क्या मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक रिटायरमेंट हर साल नहीं होते हैं? क्या शिक्षक यानी 60 साल बाद जो रिटायरमेंट है कि नहीं है? पद खाली हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, 51,112 पदों के लिए उन्होंने बोला था, हलफनामा दे रखा था 2017 के बाद, ठीक 22 सरकार भी होने गई, उसका नाम पता नहीं है। 27,000 प्लस के लिए बोला, उसका नाम पता नहीं, आखिर कब भर्ती होगी? और आप सभी से मैं कहूँगा, युवा साथियों, मैं सब 26 का इंतजार कर रहा था, मैं 27 बार बोल रहा था कि 27 इलेक्शन है, तुम्हारे लिए 100% तय है। अभी 3 दिन पहले ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी भर्तियां हैं अच्छे से रिदम पर करवाओ। अब ये मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक शिक्षिका के लिए बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं तो यही कहूँगा, पूरी जी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, और जो लोग सोच रहे हैं तुम कुछ कर नहीं पाओगे, उन्हें करके दिखा दो। ये वर्ष तुम्हारा है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी यही बात सर बोली थी सर, बच्चों से, प्यारे साथियों से, कि इस बार अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर दी तो उत्तर प्रदेश में भर्ती जल्दी देखने को आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए तैयारी कर लो, ये समझ लो ये लास्ट मौका है। हालांकि मौका तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इस अवश्य से दिमाग बैठा लो कि मुझे ये करना है। ठीक है ना, तो तैयारी बरकरार रखो। मैं
मेहनत करो अच्छे से। सर, आपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हवाला दिया कि उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम निष्पक्ष तरीके से और जल्दी करा दिया जाए, ये तो हर मुख्यमंत्री का नैतिक कर्तव्य बनता है। लेकिन धन्यवाद आपको कि आपने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया, काफ़ी आंकड़ों के आधार पे आपने जवाब दिया। व्यूअर्स, अगर आपके पास आपकी अपनी कोई राय है हमारे इन सवालों पे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मसरूर सर, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को देखते हुए सरकारी भर्ती को लेकर हमने बात कर ली है। लेकिन अगर बात हम कर लें पार्लियामेंट की, अगर बात की जाए तो उसमें एक मुद्दा उठाता, आपको याद होगा, जिसमें नेट पेपर होने के लिए बोला गया था कि आपको पेन और OMR के माध्यम से करवाने के लिए बोला गया था। तो क्या ये आप सच हो रहा है या सच है या सही है, क्या है इसका प्रक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर, ये जो मुद्दा उठा था संसद में, ये मुद्दा तब उठा जब ये बात कही गई कि यूपीएससी जो आईएएस का एग्जामिनेशन कराता है वो पेन पेपर मोड होता है, तो हम यूजीसी क्यों नहीं करा सकते, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते। यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि अगर ये आवाज़ उठी है तो क्या एनटीए ये अकाउंटेबिलिटी, ये क्रेडिबिलिटी लेगा कि एग्जामिनेशन लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। बड़ा दुर्भाग्य और ये विडंबना देख लीजिए कि बहुत दिन बाद यूपीएससी के तरह ही यूजीसी ने एग्ज़ाम कराया था और वही एग्ज़ाम लीक हो गया था। ये आयरनी है कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वैसी अकाउंटेबिलिटी एनटीए की नहीं बनती है। पेपर लीक हो जाता है, एनटीए पल्ला झाड़ लेती है, ठीक है, कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। अभी अब 19 में आप देख लीजिए, 19 जून 2024 को एग्ज़ाम हुआ था ना, पेन पेपर मोड से ही हुआ था और वो लीक हो गया। और उसके बहुत दिन बाद काफ़ी हटो बच्चों, बड़ा झगड़ा मचा रहा, शोरगुल मचा रहा, लेकिन एनटीए ने कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ली और आखिरकार दिसंबर का जो एग्ज़ाम था वो OMR पे अपने आप फिर से शिफ्ट कर दिया गया। बात ये नहीं है कि कराया जा सकता है या नहीं, कराया जा सकता है, पहले भी कराया जाता था। और अगर इस तरीके से पेन पेपर मोड पे एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चों की जो समझ है, जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा समझ में आएगी। आप 3 पेपर जो होते थे वो पेन पेपर मोड पे होते थे जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते, तो बच्चे की जो समझ है, उसका जो पोटेंशियल है वो पूरा निकल के आएगा। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, 1 2 3 4 सेलेक्ट करना है, आगे बढ़ जाना है। हमें एतराज़ नहीं है, आप ऑनलाइन कराएं, ऑफलाइन कराएं, कैसे भी कराएं, पेन पेपर मोड कराएं या फिर कंप्यूटर बेस्ड कराएं, एग्जामिनेशन कराएं और इस क्रेडिबिलिटी के साथ कि हमें ये एग्ज़ाम लीक नहीं होना है, क्योंकि 11 लाख बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। और सरकार तो किनारे हो जाती है, एनटीए किनारे हो जाता है, कॉलर किसका पकड़ा जाता है, हमारा। और हम ऑनलाइन पोर्टल से भी कहाँ तक इस जिम्मेदारी को सहें कि हम जवाबदेह नहीं हैं, एनटीए जवाबदेह है। लेकिन चूंकि बच्चे हमको जिम्मेदारी समझते हैं, हमारे पास पढ़ने आते हैं, जो हमसे जुड़े हैं, तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि उनकी इस आवाज़ को आप तक पहुँचाएं। तो मसरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक और मेरा प्रश्न है, लेकिन आपसे नहीं, अब हमारे पुनीत सर से है, जो कि नेट और यूजीसी नेट के लिए बढ़िया पढ़ाते भी हैं और चीज़ें क्लियर भी करते हैं। तो सर, पुनीत सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि पीजीटी एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल निकटतम पहुंचते हैं, नहीं हो पाता है किसी कारणवश, ओवर एज हो गए हैं, क्या वो बच्चे नेट के लिए क्वालिफाई हैं? क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? अगर हैं तो क्या पूरी प्रोसेस है, एक बार बता दीजिएगा। तो जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में एक एज लिमिट होती है और बच्चा कई बार ट्राई करता रहता है और नहीं होता है, तो उसके बाद वो नेट में आ सकता है। अगर उसने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स तो आप कभी भी कर सकते हैं। नेट के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक सर्टेन एज तक दे सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट भी हैं जो 72 साल की उम्र में अभी यूजीसी नेट वो दे रहे हैं। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। और यूजीसी नेट देने के बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी आप जा सकते हैं, फिर आप पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपकी समझदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके पास कई सारे रास्ते खुले हैं। आप रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, ठीक है। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, थिंक टैंक हैं, जहाँ पर आप सरकार की नीति निर्माण में या सरकार की नीतियों को और बेहतर बनने में आप वहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं। आप यहाँ पे एकेडमिक करियर भी चूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने वाले बच्चे के लिए तो रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। अगर एक जगह कहीं पर रास्ता बंद हो गया है, पीजीटी में चलो ठीक है वो ओवर एज हो गया है, तो नेट क्वालिफाई करे और नेट क्वालिफाई करने के बाद उसके लिए 10 और रास्ते खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा दिया। कि आपसे भी ये भी कहूँगा मेरे प्यारे साथियों कि पीजीटी ये मत सोचो कि हमारे ओवर एज हो गए, हमारे पास सारी समस्याएं खत्म हो चुकी। लेकिन सर ने जैसा बताया कि बहुत सारे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, उनका लाभ लेना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद सर। मैम, अभी एक कोर्सेज से रिलेटेड बात सामने आ रही है, पीजी और यूजी कोर्सेज से, कि पीजी 1 साल का हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, लेकिन ये उनके लिए 1 साल का होगा जो बच्चे
2023 में 4 साल यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स 2027 में पूरा करेंगे, ठीक है। उनके पास पीजी कोई होगा नहीं तो उनको ये सहूलत दी गई है कि वो 1 साल का पीजी कर लें, बजाय इसके कि 2 साल का करें, वो 1 साल का कर लें। यानी ये पूरा 5 साल वो जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो और 1 साल पीजी का। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे आपको क्या लगता है पीजीटी जो एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी के या जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या इनको कुछ फ़ायदा मिल सकता है? सर ये जो कोर्सेज को इंटीग्रेट किया जा रहा है, समय उतना ही लग रहा है, तो मुझे तो एज सच कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। फ़ायदा तब दिखता जब यहाँ पर स्टूडेंट का 1 साल कम हो रहा होता। जैसे अगर 3 साल की ग्रेजुएशन है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की हो जाए तो फ़ायदा होता है। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो मास्टर होती है वो 1 साल की होती है, तब होता फ़ायदा। यहाँ पर स्टूडेंट की ना तो एलिजिबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही कोई एज लिमिट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो एज सच तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी न्यू पॉलिसी को या कॉज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हो सकता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को चूज़ करने में आसानी हो जाए। जो स्टूडेंट पीजीटी लेवल पर बायोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, हो सकता है उनके कॉम्बिनेशन को और फ्लेक्सिबल बना दिया जाए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके। ये मैक्सिमम फ़ायदा अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस पर? यूजीसी नेट के लिए मैम एज सच कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज मुझे देखने को नहीं लग रहा है, क्योंकि जो यूजी है 3 साल का यूजी हम करते हैं, 2 साल का पीजी करते हैं, 5 साल ऐसे भी हो रहा है। और जो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे इंटीग्रेटेड वाला कि 4 साल वो और 1 साल पीजी, वहाँ पे भी 5 साल हमको लग रहा है। 2015 से पहले की अगर मैं बात करूं, जब 1 साल का एमएड हुआ करता था, वो सिंगल एक पीजी था जो 1 साल का था, तो उसमें क्वालिफाइंग ईयर में आप फॉर्म भर सकते थे। तो वो तो सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। और अभी एज सच जो आपने कहा, मैं आप सेम प्लेटफॉर्म पे हूँ आपके साथ भी, और मैं म्यूचुअली अंडरस्टैंड हूँ यहाँ पे कि कोई बदलाव यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच मसरूर सर। अब मेरा यही सेम सवाल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी पुनीत सर आपके साथ कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स अभी तक मास्टर्स अपीयरिंग में भी और पास में भी दोनों में ही अप्लाई कर सकते थे यूजीसी नेट के लिए। तो अगर ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्लस पीजी अगर 1 साल का हो जाएगा, तो क्या उस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतराल में स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे? मैम ये वाला प्रोविजन ऑलरेडी यूजीसी नेट में इंक्लूडेड है। अगर 4 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसी ने किया है तो वो यूजीसी नेट में अपीयर हो सकता है। हाँ, वो यहाँ पर नेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो पीएचडी एंड जेआरएफ के लिए एलिजिबल होगा। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए मास्टर्स ज़रूरी है, तो उसको मास्टर्स करना ही पड़ेगा। बट कंडीशन ये है कि अगर वो 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स के बेसिस पे यूजीसी नेट दे रहा है तो उसको 7.5 सीजीपीए मिनिमम चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो यहाँ पर फ़ायदा ये 1 साल वाले कोर्स से ये हो जाएगा कि मान के चलो किसी स्टूडेंट का 7.5 सीजीपीए नहीं आया तो वो नहीं भर सकता है। बट सेकंड ऑप्शन उसके पास ये रहेगा कि वो 1 साल में मास्टर्स करेगा और वहाँ पर वो 55% लाके, अगर वहाँ पे उसका 55% भी आता है तो फिर वो दूसरे क्राइटेरिया के थ्रू या दूसरी कंडीशन के थ्रू वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। वेल, एज फार एज मैं आपके जवाब से सहमत हूँ, बट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे जेई की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स अब 6-7 क्लास से पढ़ने लग गए हैं, तो यूजीसी नेट की तैयारी के लिए वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ने लग जाएंगे? यूजीसी नेट के लिए नहीं, वो तो अपने ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं। बट ये एक तरीके से अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप टीचर ही बन रहे हैं, तो क्यों ना वो तैयारी और मजबूत हो और जल्दी शुरू की जाए, तो बढ़िया है, अच्छे टीचर फिर निकल के आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू निधि मैम, थैंक यू पुनीत सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने ऐसे सवालों पर रोशनी डालने के लिए। और आज तो हमने उन सवालों की बात की जो गुजर चुके हैं। आने वाला क्या होने वाला है, पास्ट हमारा जो था वो हमने देख लिया है, फ्यूचर क्या होगा, भविष्य में कौन से इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं, कौन से बदलाव हो सकते हैं, हम आगे उन पर भी चर्चा करेंगे। आप ज़रूर अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।